जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। नमस्कार। जय श्री राम मित्रों। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी ये विनती है कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। आपका एक एक लाइक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से हम आज शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ या हमेशा ही बताता हूँ, वो चीज़ें ना सिर्फ आपके आम तौर पे पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि आपके आम जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो कल का टॉपिक हमने ख़त्म किया था जो कि हेल्थ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसमें हमने हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी, उसके एट्रीब्यूट्स देखे थे, उसके एस्पेक्ट्स देखे थे। आज हम देखेंगे डिसीज़ेस के बारे में। तो हम शुरू करेंगे इसमें। यहाँ पे हमारे पास है कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमन्स। A wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminths, etc. could cause diseases in man. इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है इसके? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोन्स और हेलमिंथ्स। ये अलग अलग तरह के क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं, जो कि इनके ऑर्गेनिजम्स पैथोजन की तरह काम करके ह्यूमन्स पर डिसीज करते हैं। ऐसा होस्ट ह्यूमन रहता है और ये इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैथोजेंस, जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, ये पैथोजेंस रहते हैं और ह्यूमन इनके लिए होस्ट रहता है। सो पैथोजेंस, मोस्ट पेस्टिसाइड्स आर देयर फॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट। और होस्ट कौन है हमारा? होस्ट है हमारे मैन, ह्यूमन। By living in or on them, the pathogens can enter our body by various means, multiply, interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. तो जो भी पैथोजन है वो या तो हमारी बॉडी के अंदर आएगा, या फिर ऐसा एक्टोपैरासाइट हमारी स्किन के ऊपर रहेगा, और वो हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, बायोकेमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, उसके साथ में खेल करेगा, जिससे कि हमें डिसीज़ होती है। नाउ पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लिव विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। जो भी पैथोजन है, जो भी है, भले ही वो बैक्टीरिया हो, हेलमिंथ हो, या फिर कोई भी हो, इट हैज़ टू अडेप्ट। उसको एनवायरनमेंट जो है होस्ट का, यानी कि मैन का या फिर किसी एनिमल का, उसके अंदर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, कि जो पैथोजेंस हमारे अंदर जाते हैं, एंटेरिक जो ओरल रूट के थ्रू जाते हैं, ज़रूरी है कि वो सर्वाइव कर पाए, और इसके लिए उनके पास हो सकता है कि सिर्फ ना भी कर पाए। आज जो हम केस देखेंगे वो एक ही डिजीज देखेंगे हम, टाइफॉइड। तो टाइफॉइड में क्यों आखिर ये पीएच से बच जाता है, ये इंपॉर्टेंट हम देखेंगे आगे। तो the pathogens enter that the gut must know a way of surviving the stomach at low pH in resisting the various digestive enzymes. सही है। A few organisms from different groups of pathogenic organisms are discussed here along with the diseases caused by them. तो हम अब देखेंगे, और आज हम सिर्फ एक ही डिसीज डिस्कस करेंगे और एक ही ऑर्गेनिज्म को, वही बहुत बड़ा होगा। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट these diseases in general also briefly described. प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, वरना हॉस्पिटल्स बनाते जाएंगे, मरीज बढ़ते जाएंगे, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो सबसे पहली डिसीज ने दे रखी है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो है, ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो कि कॉज करता है टाइफॉइड इन ह्यूमन बींग्स। इसकी पैथोलॉजी जो होती है, ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस यहाँ पहुँचा कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इन लोगों ने नहीं बता रखा है, तो मैं बता दूँ, ये फूड के द्वारा या वाटर के द्वारा, ओलर जो ओरल रूट होता है उसके द्वारा आता है, और ये माइग्रेट करता है दूसरे ऑर्गन्स में ब्लड के द्वारा। सुस्टेन्ड हाई फीवर, एक एक चीज़ में गड़बड़ लिखी है कि सुस्टेन्ड हाई फीवर, ऐसा नहीं होता है।
इसमें जो रहता है ये थोड़ा सा अलग है। देखिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं टाइफाइड की, तो सामान्य टाइफी जो है वो है एक ग्राम निगेटिव बेसिलाई। तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो है ये है सामान्य टाइफी, और ये कॉज करता है आपका टाइफाइड फीवर, जो कि सस्टेन्ड फीवर नहीं होता है, बल्कि इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, स्टेप लेडर पायरेक्सिया। इसे हम कहते हैं स्टेप लेडर फीवर भी कह सकते हैं, स्टेप लेडर फीवर कह देते हैं अभी के लिए। क्यों? क्योंकि फीवर जो है पहले थोड़ा सा आता है दिन में, दिन के टाइम पे चढ़ता है शाम तक, और सुबह तक उतर जाता है। अगली सुबह आपको फीवर नहीं रहेगा, उसके बाद फिर से फीवर चढ़ना शुरू होगा रात तक, और सुबह तक फिर से उतर जाएगा। इस प्रकार से ये चलते जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम स्टेप लेडर फीवर। तो ये स्टेप लेडर फीवर होता है इसमें। साथ ही साथ इसके कुछ और भी साइन सिम्टम्स होते हैं, हम देखेंगे, लेकिन इसकी पैथोलॉजी हम देखें अगर, तो सबसे पहले ये एंटर करता है आपके किसमें, माउथ में। इसका इन्फेक्टिव डोज है 10⁻7 बेसिलाई। भाई काउंट कर लेना कितने होते हैं, ये इतना नंबर रहता है, लेकिन इतने भी हमको खुली आंखों से नहीं दिख पाते। अगर साथ में रख देंगे ना इन सबको, इतने बेसिलाई को, इतने बैक्टीरिया को, तो भी हम नहीं देख पाएंगे। तो ये 10⁻7 बेसिलाई इन्फेक्टिव डोज है। क्यों? क्योंकि इनमें से अगर कम है, अगर इससे कम है, तो जो गैस्ट्रिक जूस है हमारा, जो स्टमक में एसिड है, वो इनको किल कर देगा। एसिड और एंजाइम्स इनको किल कर देंगे। लेकिन अगर इतने हैं, अगर 10⁻7 हैं, तो ये इन्फेक्शन कर देंगे। ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले ये जाता है आपके आपके इंटेस्टाइन में। आपने खाना खाया, इन्फेक्टिव डोज इतने बेसिलाई आपने गटक लिए, इतने बेसिलाई आपके अंदर गए, मजे से उछल कूद कर रहे हैं वो इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले वो जाएंगे आपके इंटेस्टिनल म्यूकोजा में, और म्यूकोजा में जाने के बाद ये करेंगे, वहाँ से थोड़ा सा अंदर जाएंगे। इंटेस्टिनल म्यूकोजा से जाते हैं आपके सब म्यूकोजा में, और साथ ही साथ में लेमिना प्रोप्रिया में। अब इनमें क्या होते हैं, इनमें रहते हैं आपके मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स हैं, वो कहते हैं इनको फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस बोले तो ये इनको खा जाते हैं, ये इनको खा जाते हैं, लेकिन ये बेसिला एजिटिस रहते हैं, ऐसा नहीं है मर गए। अब इन्होंने खा लिया, अंत तो गधवा ये जो है मैक्रोफेजिस और आपके न्यूट्रोफिल्स, सामान गिर गया थोड़ा खैर। हाँ, तो जो मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल्स हैं, ये क्या करेंगे अब, ये जाएंगे आपके लिम्फ सिस्टम में, और वहाँ से जाएंगे लिम्फ नोड्स में, और लिम्फ में जाके ये क्या करेंगे, जो लिम्फ है ये कहाँ जाता है अब, थोरेसिक डक्ट में। थोरेसिक डक्ट जो है लिम्फ को कहाँ भेजता है, फिर से ब्लड में भेज देता है। अब ये आ गए ब्लड में। अब ब्लड में आने के बाद क्या होगा, ब्लड में आने के बाद ये कहाँ जाएंगे, ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, देखो, लीवर, ये जाएंगे लीवर में, स्प्लीन में, गेल ब्लेडर में, जो कि हाँ लीवर में ही है। तो इतनी जगह पे जाएंगे, और किडनी में ज़्यादा प्रोलिफरेशन का होता है, माना जाता है किडनी में। तो जो साइंस एंड सिम्टम्स की मैं बात कर रहा था, वो यहीं पे होगा। पहला तो हो जाएगा सेप्टिसीमिया। तो खैर वो सेप्टिसीमिया क्यों, क्योंकि सेप्टिसीमिया मीन्स ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है। और इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने खाया था उसको,
एंटेरिक फीवर, इट इज नॉन एज एंटेरिक फीवर। तो एंटेरिक फीवर अगर हम देखें, एंटेरिक का मतलब होता है रिलेटेड टू इंटेस्टाइन्स। तो इंटेस्टाइन्स में इनका ये इन्वेजन किया इन लोगों ने, ठीक है। अब ये कहाँ का गए थे याद करो, लीवर में। तो क्या होगा, हेपेटोमेगेली, लीवर एनलार्जमेंट हो जाएगा, हेपेटोमेगेली होगी, स्प्लीनोमेगेली होगी, और हाँ, कुछ रेड स्पॉट जो मिलते हैं इसमें, रेड स्पॉट्स मिलेंगे स्किन पे। बाकी तो अपनी बुक में लिखा ही हुआ है, हेडेक जो हैगा वो वगैरह वगैरह। पर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन बढ़ जाएगी, पैल्पेबल रहेगा लीवर, स्प्लीन भी पैल्पेबल रहेगी, और साथ ही साथ स्किन पर तुम्हारे रेड स्पॉट्स आ जाएंगे, और साथ ही साथ सेप्टिसीमिया रहेगा। तो ये हो गया अपने, पैथोजेनेसिस भी हो गया और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये दोनों हो गया कंप्लीट। इससे बचने का तरीका क्या है ये भी देख लेते हैं। बाकी एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा ही नहीं। बचने का तरीका है कि सबसे पहले तो हम हाइजीन मेंटेन करें जो भी खा पी रहे हैं। प्लस अगर कोई कैरियर है, हाँ एक केस में बता दूं कैरियर का, इसमें भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक मैडम थी अमेरिका में, उसका नाम था मैरी मेलोन, शी वॉज अ कुक, बावर्ची थी वो। ये एक्चुअल में इन्फेक्टेड नहीं थी, शी वॉज अ कैरियर ऑफ सैमुलर टाइफी। इसको खुद नहीं पता था कि वो कैरियर है, लेकिन इसने, चूंकि कैरियर थी और खाना बनाती थी, इसने हाइजीन का ध्यान नहीं दिया, और इसकी वजह से इसने 78 लोगों को इन्फेक्ट किया था। कितने? 78, जिसमें से 5 लोग जो थे, 5 लोग की डेथ हो गई थी। सो इट इज शी वॉज नोन एज द मोस्ट डेंजरस वुमेन ऑफ अमेरिका। तो कैरियर्स जो होते हैं इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि आखिर आइडेंटिफिकेशन किया कैसे जाए, तो उसके लिए टेस्ट दिया रखा है इन लोगों ने, विडाल टेस्ट। विडाल नाम के प्रोफेसर थे, उन लोगों ने टेस्ट दिया था, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। ये है एक एग्लूटिनेशन टेस्ट है जो कि टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। कुछ टेस्ट ट्यूब्स लिए जाते हैं, एक सीरीज ली जाती है जिसमें कि डाइल्यूशन दिया जाता है। सबसे पहले हम पेशेंट के सीरम को लेते हैं जिसमें कि एंटीबॉडीज हों। किस वीक में? अक्सर ये किया जाता है विडाल टेस्ट 2nd to 3rd वीक में, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो भी इसका 14 डेज है, यानी कि 2 हफ्ते तो लगते ही हैं ये सब सिम्टम्स अपीयर होने में। तो 14 डेज है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसमें क्या किया जाता है, हम अपने पेशेंट के सीरम को लिया और इसको डाइल्यूट किया अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में। किस रेशो में? 1:20 से लेके 1:640 तक, इतना हमने इसको डाइल्यूट किया अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में, एक सीरीज बनाते हुए। 8-10 टेस्ट ट्यूब ले लिए, उसमें इनको डाइल्यूट किया हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, और इसमें हमने डाला, इसके जो एंटीजेंस होते हैं उसका बस नाम सुन लीजिए, वो इम्पोर्टेंट इतने समझ में आने के लिए नहीं है। एंटीजेंस होते हैं इसके, एंटीजन ओ, जो एंटीजन ओ है ये होता है साल्मोनेला टाइफी का। जो होता है एंटीजन ओ ए होता है, वो होता है साल्मोनेला पेराटाइफी ए, और ओ बी साल्मोनेला पेराटाइफी बी। तो हम क्या करते हैं कि एक में डालते हैं ओ, एक सीरीज में, दूसरे में डालते हैं हम ए एंटीजन, और तीसरे में बी। ओ क्यों नहीं डालते? क्योंकि ओ जो है वो तीनों में कॉमन है, और साल्मोनेला टाइफी में सिर्फ और सिर्फ ओ ही है। तो हम तीनों में ओ नहीं डाल सकते, वरना वो क्रॉस एक्टिविटी कर देगा, और फिर हम समझ ले बैठेंगे कि ये सब तीनों का इन्फेक्शन है इसको, तो इसलिए हम नहीं डालते। और इसको हम ओवरनाइट 37 डिग्री सेल्सियस के लिए छोड़ देते हैं।
37 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन ओवरनाइट। तो ये एग्लूट्रेशन टेस्ट, यानी कि हमने जब इसमें क्या डाला, हाँ एंटीजेंस, बैक्टीरियल एंटीजेंस जो हमने कल्चर कर रखे थे पहले से, हमारे पास लेबोरेटरी में थे, वो हमने पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडीज हैं उनसे रिएक्ट करवाने के लिए उनको उनमें डाला, हमारे सीरम में, डाइल्यूटेड सीरम में 1:20 से 1:640 के रेशो में जो हमने सीरीज बनाई थी उसमें डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि आखिर किन किन में डाइल्यूशन हुआ है। उस आधार पर हम ये पता कर लेते हैं कि जिसमें एग्लूटेशन हुआ है मतलब कि उसमें क्लम्पिंग हो गई है बैक्टीरियल एंटीजेंस की। फॉर एग्जांपल अगर ओ में क्लम्पिंग हुई है, क्लम्स बन जाते हैं छोटे 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 ऐसे, जैसे कि टुकड़े नहीं होते छोटे छोटे, वो दिखते हैं अपने को उसमें, तो ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। तो ये टुकड़े अगर बन गए हैं तो मतलब ये साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन इसमें प्रेजेंट है। हालांकि ये टेस्ट अब नहीं किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, लेकिन ये अभी भी किया जाता है क्योंकि ये इफ़ेक्टिव भी है और ये इजीली अवेलेबल रहता है। जबकि जो नए एसेस आए हैं जैसे कि एलिसा वगैरह, ये इतने इफ़ेक्टिव तो हैं पर ये हर टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते, जैसे कि इंडिया में भी नहीं है। और इंडिया में टाइफाइड काफ़ी अच्छे से फैला हुआ है। अभी तो खैर गाँव में चले जाइए पता चल जाएगा। तो विडाल टेस्ट मैंने आपको बता दिया है पूरा, विडाल टेस्ट हो ही गया है। विडाल टेस्ट में बस अगर कुछ याद रखने लायक चीज़ है तो मेरी मेलोन है, और जिसे कहते हैं टाइफाइड में जिसको नाम दे दिया गया था मोस्ट डेडलिस्ट वुमेन ऑफ अमेरिका। और उसके बाद हम देखें तो हाँ, अरे इसने सालों तक इन्फेक्शन फैलाया था। इसकी वैक्सीन्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, इसकी वैक्सीन्स कौन कौन सी होती हैं। इसकी वैक्सीन्स दो होती हैं, एक होती है टैब वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए, टैब वैक्सीन जो कि दी जाती है सबक्यूटेनियसली 0.5 ml। टैब वैक्सीन का मतलब है आपका टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी का टाइफी, पैराटाइफी ए एंड पैराटाइफी बी, टाइफी पैराटाइफी ए पैराटाइफी बी। तो ये टैब वैक्सीन होती है और ये अब यूज़ नहीं की जाती है क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो ये ए बी है, पैराटाइफी ए पैराटाइफी बी, ये किल्ड वैक्सीन थी जिसमें इन तीनों के एंटीजेंस जो बैक्टीरिया थे उनको मारा जाता था, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ थी, ये इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी, तो अब इसको यूज़ हम नहीं करते हैं। अब यूज़ होती है वो होती है आपकी कौन सी वैक्सीन, VI, टाइफॉइड VI, टाइफॉइड VI यूज़ होती है। और इसकी खास बात ये है कि ये अच्छा खासा इम्यून रिस्पॉन्स देती है जो कि 2 से 3 साल तक चलता है। ये भी सबक्यूटेंस दी जाती है वैक्सीन, और अब ये यूज़ की जाती है, बच्चों को अक्सर दी जाती है, 5 साल से ज़्यादा को दी जाती है, मेनली बच्चों में 5 साल से ज़्यादा को दी जाती है। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। और याद रखिए कि जितने भी डिजीज़ है इन्फेक्शियस डिसीज़ ऑफ कोर्स, तो हम हाइजीन का ध्यान रखें, और अगर कोई कैरियर है और आसपास कोई केस निकलता है तो याद रखिए कि कैरियर का भी टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर एक से ज़्यादा केस निकल रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि आसपास ये मेरी मेलन जैसा कोई कैरियर हो, तो सबसे पहले उसका टेस्ट ज़रूर से करवा लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सुधार करने का। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।